मेरा नाम रीना है। मेरे माता-पिता का देहांत हो चुका था। भैया और भाभी मेरे लिए सब कुछ थे। भैया और भाभी कभी भी ननंद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते और ना ही कभी उनका बुरा चाहते हैं। उनकी तो हमेशा ही कोशिश रहती है कि वह अपनी ननंद के लिए अच्छे से अच्छा करें। उनकी ननंद हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। लेकिन कभी-कभी भाई की बहन, भाभी की ननंद भी खोटा सिक्का निकल जाती है। मेरी ननंद की ज़िंदगी की कहानी मेरे अत्ती से जुड़ी हुई है। मुझे लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था। हमारा अतीत कभी-कभी सालों बाद भी हमारे आगे आ जाता है। 21 साल बाद मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने जवान ननंद के हाथों से ही धोखा खाया था। उसने मेरे भरोसे को तोड़कर रख दिया था। आज भी मुझे हम 2 बहनें थीं। मेरी बहन मुझे 3 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो बहन का बर्ताव मेरे साथ बदल गया। वह हर समय अपने आप में ही मांगने रहती थी। एक दिन मेरी सहेली की दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास फ़ोन है और वह किसी लड़के से बात करती है। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। समय बीतता गया। मेरी बहन रात को सबके सो जाने के बाद चुप कर दूसरे कमरे में चली जाती थी। वह बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। जब मैंने सब की वजह पूछी तो उसने मुझसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती अगर मेरी पढ़ाई से जान छूट जाती। तो मैंने बहन से कहा, मेरी तो आखिरी इच्छा थी तुम आगे पढ़ो, मेरा तो सपना था तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। लेकिन जवाब में उसने मुझसे कहा कि समय के साथ साथ इंसान के सपने और सोच बदल जाते हैं। एक दिन मेरी भाभी मिस्टर साफ कर रही थी। उन्हें मेरे बिस्तर में से मोबाइल मिला। मुझसे पूछने लगी कि यह मोबाइल किसका है। मैंने अपनी भाभी से कहा कि मुझे नहीं पता यह मोबाइल किसका है और कहाँ से कैसे आया। मेरी बहन बोली कि भाभी ये झूठ बोल रही है, इसका ही मोबाइल है, मैंने खुद यह मोबाइल इसके पास देखा था। मेरी भाभी ने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। मोबाइल उसी से मैं अपने पास रख लिया। मेरी बहन यह सब कुछ देखकर अपने अब समझ में आया था कि मेरी बहन अपना मोबाइल मेरे पास छुपाती थी ताकि जब मैं उस मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करूं तो और मुझे ना मिले। और एक बार ऐसा ही हुआ था। इन सब के बाद भाभी ने मेरा कॉलेज जाना बंद करा दिया और मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगी। जब भैया ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही हूँ तो भाभी ने उससे कह दिया, एग्ज़ाम होने वाले हैं या घर पर रहकर ही तैयारी कर रही है, आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूँगी। एक दिन भैया ने कहा, मेरा दोस्त चाहता है कि अब हमें अपनी बहन की शादी कर दें, वह बड़े हो गए हैं। दीदी का रिश्ता भैया के दोस्त के घर पर हुआ था और यह रिश्ता उसकी मर्जी से ही हुआ था, लेकिन अब वह उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। भाभी ने दीदी को बहुत समझाया, लेकिन अब वह भाभी की बात नहीं मानी। उसे समय भाभी को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो गया था कि सारा सच भाभी के सामने आ चुका था। एक दिन मेरी दीदी ने खुद भैया से कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, किसी भी हाल में वह उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेगी। वैसे भी उन लोगों के घर में खाने पीने को तो कुछ भी नहीं है। मेरी ख्वाहिश, मेरे सपने वह कैसे पूरा कर सकता है। भैया ने कहा कि मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ और अब तो पूरब की नौकरी लगने वाली है। वैसे भी जो कुछ मेरे पास है वह सब कुछ तुम दोनों बहनों का ही है, मैं कौन सा अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन दीदी भी अपनी जिद पर अड़ी रही, कहने लगी कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं फांसी लगा लूँगी, लेकिन किसी भी हाल में से शादी नहीं करूँगी। दीदी की बात सुनकर मेरी भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। भैया के दोस्त भी शादी के लिए जल्दी कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह चाहते थे कि अपनी आंख बंद होने से पहले वो अपने बेटे की शादी करते हैं, लेकिन दीदी मानने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन दीदी कहने लगी कि मैं नीरज से कुछ बात करने जा रही हूँ। भाभी ने कहा, रीना को अपने साथ ले जाओ। दीदी कहने लगी कि आखिर कब तक मुझे आप याद कर रखेंगे, आप बेफिक्र रहें, घर से भाग नहीं रही हूँ। यह कहकर घर से चली गई और शाम को वापस आए। जब वापस आए तो बहुत
खुश थी। मेरी भाभी भी उन्हें देखकर खुश हो गई और सोच रही थी कि शायद नीरज ने उन्हें शादी के लिए मना लिया होगा, क्योंकि नीरज भी दीदी को पसंद करते थे। इस बात से सब लोग अनजान थे कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था और कभी भी किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, वह उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला आ रही है। ननंद तो भैया भाभी की इज्जत और मान सम्मान होती है और अपने भैया और भाभी की खातिर तो अपनी जान भी देती है। पर कुछ ननद ऐसी भी होती हैं जो राम देती हैं, यह भी नहीं सोचती कि उनके भैया भाभी ने अपनी सारी जिंदगी उनकी परवरिश में गुजार दी। हम सब लोग सोच रहे थे कि मेरी दीदी नीरज अपने मंगेतर से मिलने जाती है, लेकिन भैया को यह बात पता नहीं थी, क्योंकि वह यह बात इस समय बहुत गलत समझी जाती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मैंने दीदी को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते देखा। मैंने सोचा कि हो सकता है नीरज हो, लेकिन मैं घर पर आई तो नीरज तो हमारे घर पर ही बैठे थे। भाभी को भी अब पता चल चुका था कि प्लीज दे दे, उनसे झूठ बोल रही है। भाभी ने अपनी इज्जत की खातिर नीरज से झूठ बोल दिया कि दीदी दोस्त के घर गई है। दीदी के पास अब मोबाइल, और उन्होंने हमें बताया था कि ये मोबाइल उन्हें उनके मंगेतर ने दिया है। उस दिन भी हुआ घर पर नहीं थी। मैं समझ गई थी कि वह अब कभी भी सच नहीं बोल सकती। सब कुछ बहुत गलत था, लेकिन अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। नीरज पढ़े लिखे थे और उन्हें नौकरी मिलने वाली थी। दोस्त के घर के हालत अच्छे नहीं थे और भी रहते थे। आज डेट फिक्स करने आए थे। भैया और भाभी ने उन्हें 1 महीने के बाद की तारीख दे दी थी। दीदी घर पर आए तो सबको देखकर हैरान हो गई। आंटी उठी और प्यार से उनके सिर पर हाथ रखने लगी, उनकी भलाई लेने लगी, लेकिन दीदी ने उनका हाथ झटक दिया और कमरे में चली गई। भाभी ने उनसे कहा कि शर्मा गई होगी। मैं अपनी दीदी के कमरे में गई और उनको मिठाई खिलाने लगी तो उन्होंने प्लेट फेंक दी और चेक कर कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया। तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं किसी भी हाल में इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, तो मैं कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने दीदी से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नीरज से शादी नहीं करना चाहती हो, क्या कमी है उसमें? कहने लगी, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो उससे शादी कर ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उस दिन भी दीदी को बहुत ज़्यादा समझाया कि भैया को आप पर बहुत मान है, वह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमने जो भी कहा हमेशा उन्होंने तुम्हारी बात मानी है। अब तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें भैया की इज्जत का जरा भी ध्यान नहीं है? तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। भाभी भी कमरे में आ गई और उनके हाथ जोड़कर कहने लगी कि तुम मेरी ननंद हो, लेकिन बेटी से बढ़कर माना है। बेटी, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो और ये शादी कर लो। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कमरे से चली गई और भैया के पास गई और भैया से कहा कि रीना की शादी नीरज से कर दे, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मैं तो अपने पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। भैया ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया और भैया की तबीयत भी खराब हो रही थी। भाभी ने भैया को समझाया कि आप फिक्र ना करें, अभी नादान है, जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में तो बच्चे से गलतियां हो जाती हैं। हमारा फर्ज बताना है कि हमें उन्हें समझाएं, उनका साथ दें। भैया ने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रहेगी, लेकिन तुम भी इसे साफ साफ कह दो, अगर इसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं जिंदगी भर इसे माफ नहीं करूंगा। अगर इसे अपनी मर्जी से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है, इससे कहो कि इस लड़की को यहाँ बुलाए और मैं उसी दिन उसकी शादी उस लड़के से करके इसे विदा कर दूंगा। इसके बाद हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही यह मेरे घर में वापस आएगी। तुम भी इसे भूल जाना और सिर्फ इतना याद रखना कि हमारी एक ही बहन है। यह सुनकर मेरी भाभी रोने लगी, लेकिन जब दीदी को यह बात पता चली तो उन्हें जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह तो बहुत खुश हो गई। कहने लगी, बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं भैया को खुद मना लूंगी। यह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मान जाएंगे। अब तो दीदी के पैर जमीन पर नहीं थे, वह तो आसमानों में उड़ रहे थे। जब दीदी ने उस लड़के को बुलाने के लिए कॉल की तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। भाई अब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वह अपने दोस्त से क्या कहेंगे। शादी के दिन भी पास आ रहे थे और लड़का भी दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी अब टेंशन में बीमार रहने लगी और इसी बीच नीरज को भी सब कुछ पता चल गया था। नीरज इस बारे में दीदी से बात करने आया था।
दीदी ने उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। कहने लगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। जो दीदी का मंगेतर था, शादी के लिए आया था। तुमने मना क्यों नहीं किया? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम उस समय मुझे इनकार कर देती। मैं कभी भी तुमसे रिश्ता नहीं करता। पर जब शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है। दीदी ने कहा, तुम्हें जो करना है वह कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वह लड़का अभी तक दीदी का फोन नहीं उठा रहा था। दीदी उस लड़के के घर भी गई जहाँ वह रहता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके पड़ोसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया और तब मजबूर होकर दीदी को भैया का फैसला मानना पड़ा। भैया ने उन्हें 10 दिन का समय दिया था। कहा था कि अगर वह सबके साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आता है तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा। अगर नहीं आया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। वह बाहर नहीं आया और ना ही उसने दीदी का फोन उठाया। अब घर में शादी की शहनाइयां बजने लगी। सब मेहमान आने शुरू हो गए थे। दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। भाभी और भैया ने उन्हें बहुत समझाया कि भैया और भाभी कभी भी अपनी बहन या ननंद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। भैया भाभी तो हमेशा अपनी बहन को खुश देखना चाहते हैं। नीरज एक बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर जिसे तुम मोहब्बत करती हो वो लड़का सच्चा होता तो जिस दिन उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला था उसी दिन वह मुझसे बात करने के लिए आता। उसे सिर्फ तुमसे दिल लगी करनी थी। वह धोखेबाज था, लेकिन दीदी तो उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। वह सिर्फ अपना ही सोच रही थी। दीदी ने तो वैसे भी शुरू से बस अपना ही सोचा था। उनकी वजह से क्या कुछ हो जाएगा किसी को भी खबर नहीं थी। दीदी की शादी से कुछ दिन पहले मेरे लिए एक रिश्ता आया था। भैया भी बहुत खुश थे। भैया ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही मुझे भाभी भी करती थी। यह सब बहुत अचानक हुआ था कि वह लोगों को जानती है और वह बहुत अच्छे लोग हैं। वही मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा रिश्ता हो जाएगा। भाभी ने बताया कि वह काफ़ी दिनों से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे थे। लड़के ने तुम्हें देखा हुआ है और तुम्हें पसंद करता है। वह कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, खाते पीते घर का है। मेरी ननंद तो बहुत खुशनसीब है। मुझे खुशी हो रही थी। जिस लड़के ने मेरा रिश्ता भेजा है उसने मुझे पहले से देख रखा है। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मेरी दीदी को सब कुछ पता चला तो वह बहुत गुस्से में कहने लगी कि मैं तो आपकी सौतेली बहन हूँ जो मेरी एक कंगाल लड़के से शादी कर रहे हो, जिसके पास मुझे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकेगा, जो मुझे गरीबों के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। मैंने दीदी को समझाया कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। तुम देखना, नीरज की बहुत जल्द अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसका भी वक्त बदल जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। और तुम भी ज़्यादा, एक दिन मेरी मम्मी घर पर आई और भाई से बात करवाई। उसी दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति से बात की थी और शायद ये मेरी पहली और आखिरी बात थी। मैं नहीं जानती थी कि अब कौन सी मुसीबत हमारे घर पर आने वाली है। मेरी बहन की शादी का दिन आ गया था और वह बहुत सदमे की हालत में बैठी थी। मेरी कज़न कहने लगी, तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कर रहे हो। सच तो यही था जो लोगों को लग रहा था। भाभी ने उन लोगों से बहाना बनाया और दीदी को वहां से ले गई। अब बारात भी आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले पल में सब लोगों पर क्या कयामत टूटने वाली है। जैसे ही बारात आई सब लोग बारात देखने चले गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन की शादी है। जब मुहूर्त का समय आया और पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा, मेरी भाभी मेरी दीदी को लेने गई, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। वह वहां से भाग चुकी थी। जाते हुए एक लेटर छोड़कर गई थी। उस लेटर में लिखा था, आप लोग मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनते ही भैया की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। भैया के दोस्त को और उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था। सब लोग दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर वह तो अपने भैया की इज्जत उतार कर चली गई थी। भैया रोते रोते कह रहे थे कि मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसी क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में जो मेरी बहन ने एक बार भी मेरी इज्जत का नहीं सोचा।
अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सबसे क्या कहूंगा कि मेरी बहन अपनी शादी छोड़कर कहाँ चली गई। भैया के दोस्त ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, रीना हमारी भी बेटी है। अगर आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकी तो क्या हुआ, दूसरी बेटी बन सकती है। भैया ने मेरी तरफ देखा, मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दी थी। यह सुनकर मैं अपनी भाभी के गले लगकर रोने लगी। मैंने भाभी से मना किया, ऐसा नहीं करें। भैया ने भी अपने दोस्त से कहा कि रीना की मंगनी हो चुकी है, मैं उन लोगों से क्या कहूँगा। भैया के दोस्त ने कहा कि मंगनी ही तो हुई है, शादी तो नहीं हुई। उनसे कह देना कि रीना की शादी जहाँ होनी थी वहाँ हमने कर दी। इस तरह अचानक से मेरी नीरज से शादी हो गई, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज वह मेरे सामने मेरा पति बनकर खड़ा था। हम लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है। भैया और भाभी अपनी इज्जत के खातिर अपनी दूसरी बहन के सपनों को तोड़कर रख देते हैं। मेरी बहन के लिए की सजा मुझे मिली थी, वह खुद ना जाने कहाँ चली गई थी, किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली थी। भैया ने कहा था कि वह आज से हमारे लिए मर चुकी। मेरा और इस घर से किसी भी इस इंसान का उस लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं अपने भैया और भाभी की दुआओं से विदा होकर अपने ससुराल चली गई। लेकिन अभी मेरा इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। ज़िंदगी भी उन्हीं का बार बार इम्तिहान लेती है जो पहले से बिखरे हुए हों। भाभी ने मुझे समझाया था कि सब कुछ भूल कर अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाना होगा, क्योंकि अब से वही तुम्हारा घर है। लेकिन एक लड़की का कभी अपना घर नहीं होता, होता है तो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। सारी उम्र माँ बाप के घर पर यही बात सुनते हैं कि पराया धन है, कल को तुम्हें अपने घर जाना है। और जब शादी हुई तो सच सास कह रही थी कि एक घर तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तुमसे मजबूरी में शादी की है। यह सब बातें मुझसे मेरी सास कह रही थी। मेरा पति जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था, उसे मोहब्बत करता था, उस दिन बहुत ज़्यादा रोया था। उससे मेरी बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काश जब दीदी ने बार बार शादी से मना किया था तभी यह लोग रुक जाते। मेरे पति ने भी मुझे साफ साफ कह दिया था कि वह मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मुझे अब इन सब से निकलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मैं अपने मायके जाती तो भाभी मुझे समझाने लगती। भैया भी मुझसे अब और ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि मैं भैया की इज्जत बचाई थी। भैया ने मुझसे कहा कि जो लड़कियां अपने पति का दिल जीतना जानती हों वह कभी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ सही नहीं किया। नीरज मेरे दोस्त का बेटा है और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह बहुत शरीफ लड़का है, अभी वह सब में है, उसके दिल को चोट पहुँची है। देखना एक समय आएगा कि तुम मुझसे खुद कहोगी कि भैया आपने मेरे लिए अच्छा फैसला किया था। मैं भैया के गले लगकर रोने लगी। मैं ऐसी कोशिश में लगी रहती थी कि अपने पति का और ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन मेरी सास और मेरी ननंद मुझे पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से खूबसूरत नहीं थी, बस उन लोगों का गुस्सा था जो मेरी बहन ने उन लोगों के साथ किया था। अब वह अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी, तो मेरे ससुर ने कहा कि रीना के कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। सब लोगों ने यह बात हवा में उड़ा दी थी, पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। हर इंसान को उसके नसीब का मिलता है। समय ऐसे ही निकलता जा रहा था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, लेकिन जब भी मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करती तो मुझे धुतकार दिया करते थे। मुझसे कहते थे कि मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन उनके दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मौका देख रहे हैं, मौका मिलते ही वह मेरे भैया से बात करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद भाभी की कॉल आई, खबर मिली कि भैया का देहांत हो गया है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और मैं चकरा कर वहीं पर बैठ गई। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि बेटी अपने आप को संभालो, अभी तुम्हें अपनी भाभी को भी संभालना है। मैं अपने मायके गई तो मेरे भैया की लाश वहाँ पड़ी थी।
और कानों में बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि जवान बेटी घर से भाग गई, भाई बेचारा कब तक यह बेइज्जती बर्दाश्त करता। और भी पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। भाभी की हालत भी बहुत खराब थी। अब भाभी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरे ससुर ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर पर ले आकर आ जाऊं, ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। मेरी भाभी मेरे ससुराल में मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन भाभी की ऐसी हालत नहीं थी वह घर पर अकेली रह सके। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। मेरे नंबर पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई और कुछ फोटो जिसको किसी लड़के के साथ एडिट किया गया था वह मुझे भेजी गई। मैं यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि मेरी यह फोटो इस लड़के के पास कैसे गई। अब वह मुझे फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि यह वही लड़का था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। भगवान का शुक्र अदा कर रही थी, ऐसे फ्रॉड लड़के से उसने मुझे बचा लिया था। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं यह सब कुछ मेरे पति को ना पता चल जाए, इसलिए मैं अपना फ़ोन बंद रखती थी। अब वह मेरे पति के नंबर पर कॉल करने लगा था। मेरे पति का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, लेकिन मैं हमेशा इसी डर में रहती थी कहीं वह लड़का या फोटो मेरे पति को ना सेंड कर दे और मुझे छोड़ ना दे। एक दिन मेरे पति के पास किसी के कॉल आई और वह अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगी, तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे भैया के देहांत की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है, बताइए। मुझे उन्होंने बताया कि जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी वह वही आदमी था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं है। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई थी तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फोटो थे और वो तुम्हारी बहन ने ही उसे दिए थे। तुम्हारे नाम से ही उसने उस लड़के से बात करनी शुरू की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। तब उस लड़के ने कहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और उसने यह सब तुम्हारे भैया की जायदाद के लिए किया था। पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे भैया के पास कितनी ज़मीन जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन यही समझती रही कि वह उसे सच्ची मोहब्बत करता है, इसलिए जो वह लड़का कहता था वह वही करती थी। और उसी के कहने से शादी वाले दिन वह घर से भाग गई। जब उसने तुम्हारी बहन से जायदाद की बात की तो उसे पता चला कि सब कुछ रीना के नाम पर है, क्योंकि तुम्हारे भैया ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। उसका प्लान था दोनों बहनों को बर्बाद करने का। उसने सोच रखा था एक से शादी कर लूंगा और दूसरी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखूंगा। इस तरह से तुम्हारे भैया की लाखों की जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया। तो उस लड़के ने तुम्हें तुम्हारी फोटो से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और घर पर भी तुम्हारी फोटो एडिट करके सबको दिखा दी। मुझे लगा था कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर वह तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तो तुम घबराकर फ़ोन काट देती और फ़ोन बंद कर देती थी। मैं ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल से वह नंबर लिया और अपने दोस्त से उस नंबर की इन्फॉर्मेशन निकलवाई। फिर मैं उस तक पहुंच गया। जिस दिन तुम्हारे भैया की डेथ हुई उसके अगले दिन ही तुम्हारी बहन का मेरे पास फ़ोन आया था और वह मुझे अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। उसने मुझे बताया कि उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। वह कहता है कि अपने भाई से पैसे लेकर आओ, लेकिन सब कुछ तो रीना के नाम पर है। मैं कहाँ से ला कर दूँ उसे पैसे। उस लड़के ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और मुझसे शादी भी नहीं की। तुम्हारी बहन घर आना चाहती है और वह लड़का जेल में है और पहले से ही शादीशुदा था, उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया। उसकी पत्नी ने ही मुझे सब कुछ बताया है। मैंने अपने पति से कहा कि आपने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि वह लड़का मेरे बारे में सच कह रहा है ये झूठ। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे भैया ने एक बार मुझसे कहा था कभी भी मेरी बहन पर शक मत करना, इसलिए नहीं की। वह मेरी बहन है, बल्कि इस वजह से उसने अपने भाई की इज्जत बचाई है और वह अब तुम्हारे घर की इज्जत है। तुम भी अपना अतीत भूल कर रीना को अपना लो, क्योंकि जो बहनें भाई की इज्जत के खातिर अपना सर झुका देती हैं वह बहुत पाक दामन और मोहब्बत करने वाली होती हैं, तो कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मैं सोच रही थी कि मेरे भैया ने मुझसे सही कहा था कि नीरज बहुत अच्छा है और मैं
के साथ बहुत खुश रहूंगी। उसने मेरे कहे बगैर ही सब कुछ संभाल लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बहन एक दिन घर आई और सबसे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ़ नहीं किया। अब वह डर डर के ठोकरें खा रही थी। मेरी शादी को भी 3 साल हो गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। अब मेरी सास का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने भी सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद ही मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। मेरा पति बहुत खुश था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे। मेरे 2 बच्चे थे। सबसे बड़ी मेरी बेटी थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे परिवार वाले और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे। पर अब जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी। अपने भाई से भी लड़ती रहती थी और हमसे भी अच्छे से बात नहीं करती थी। पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर होती जा रही थी। जब मैं उस वजह पूछती तो वह कहती कि मामा, आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। वह सिर्फ अपने कमरे में अकेली रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। जब एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता आया तो हमने मना कर दिया, क्योंकि वह अभी पढ़ रही थी और अभी हमारा उसकी शादी का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वह लोग पता नहीं कैसे थे, हमारे मना करने के बाद भी बार बार हमारे घर पर रिश्ता लेकर आने लगे। जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो वह धमकियों पर उतर आई। मेरे पति ने उन लोगों की छानबीन निकाली तो यह सब सुनकर मेरे पति की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सालों बाद आज मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मेरी 18 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस घर आई तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती और कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उसे कहती कि बेटा चलो डॉक्टर के चलते हैं तो वो मना कर देती। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे एक गांव की मशहूर दाई थी, क्यों ना उसे घर बुलाकर अपनी बेटी का चेकअप करवा लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर खाना जाने से मना करती थी। जब दाई मेरी बेटी का चेकअप किया तो उनकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मुझसे कहने लगी, अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 14 साल के बेटे से करवा दो, वरना वह मर जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी शादी उसी दिन कर दी। मुझे ये बात बहुत हैरान कर रही थी कि शादी के बाद वह सही होने लगी थी। मैं जानना चाहती थी आखिर क्या राज हो सकता है। इसलिए मजबूर होकर एक दिन मैंने अपनी बेटी के कमरे में चुपके से झाँका तो वहाँ कोई 14 साल का लड़का नहीं, बल्कि वही लड़का था जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। और वह उसी का बेटा था जिसने मेरी बहन को धोखा दिया था। उसके साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि अपने गांव की दाई की बातों में मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं मानी। मैं नहीं जानती थी, जिस पर भी मैं भरोसा करती थी उसने ही मेरे भरोसे को तोड़कर रख दिया। मेरी दाई के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही मेरी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, मम्मा मैं विनय से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने यह सब कुछ नाटक किया, आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल अपनी मासी पर गई हो। उसने भी ऐसे ही अपने भैया और भाभी को धोखा दिया और भाग गई थी। और इस लड़के का बाप तो ऐसा नाग है जो कभी भी डसना नहीं भूलता। मेरे पति को जब यह सब कुछ पता चला तो उसने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला तो आप मुझे मेरा प्यार क्यों छीनना चाहती हैं? मन से बिल्कुल सही रहती हैं, आप दूसरों का हक छीन लेती हैं। मेरे पति ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उन दोनों को घर से निकाल दिया। उसी दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरी बहन ने मेरे हंसते घर को उजाड़ दिया था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और वह उससे शादी कर ले, क्योंकि अब नीरज के हालात बहुत बदल चुके थे। नीरज के पास गाड़ी बंगला सब कुछ था और जिस वजह से मेरी बहन ने नीरज से शादी करने के लिए मना किया था। आज वह सब कुछ नीरज के पास था, लेकिन यह सब कुछ तो नसीबों का खेल होता है। जब मेरी बहन ने उसे समझाया था तो वह यह बात नहीं समझी थी। एक दिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और अपने हाथ पैरों से लाचार हो गई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मैं अपनी बेटी को भी समझाने की बहुत कोशिश की, यह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। और जब हमने उसके रिश्ते से मना कर दिया तो उन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया और पेट दर्द के नाटक करके मुझे बेवकूफ़ बनाया। वह यह भूल गई थी कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। अभी मेरी बेटी रोती हुई मेरे घर पर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी।
कहने लगी, मम्मा मैं भटक गई थी। मासी ने मुझे आपके खिलाफ कर दिया था, लेकिन मुझे अब सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने आपके बारे में जो भी कहा था वह सब कुछ गलत था। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी है और धक्के मार कर अपने घर से निकाल दिया। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ़ नहीं किया और कहने लगी, हमारी कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। हमारी बेटी से भूल हो गई थी, इसे माफ़ कर दो। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ़ कर दिया और हम सब लोग एक खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगे। भला हो मेरे भैया और भाभी का, जो हम दोनों बहनों की खातिर भैया और भाभी ने अपनी खुद की औलाद को जन्म नहीं दिया। अगर हमारी खुशी की खातिर अपना खुद का गला घोट सकते हैं, तो क्या हम लोगों का फ़र्ज नहीं बनता हम उन्हें खुश रखें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। अभी भी हमारे ज़माने में ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के खातिर अपनी खुशियों को दबा देते हैं। ऐसे ही मेरे भैया और भाभी थे, जो मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर हम दोनों बहनों को पाला था।